हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सब लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 14। ठीक है, ये जो पाठ है आपका, इसका नाम है दो दीप, जो कि कविता है। ठीक है, वैसे दो दीप नाम से ही पता चल रहा है ये दीपों के बारे में है। इसे मैं मोटा मोटी बता दूं, ये दीप के ऊपर है, लेकिन इसका तात्पर्य आपको अंत में पता चलेगा इस कविता में। तो चलो आजा शुरू करते हैं। एक बात और, जब आप लोग ये पढ़ोगे खुद से तो आपको क्या करना है, जब इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे तो जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आपको इन सारे चित्रों को देखकर, यहाँ पे जितने ये चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो इसे आप जरूर कीजिएगा। चलो आजा शुरू करते हैं कविता पढ़ना। इस कविता के प्रारंभ में देख लेते हैं, कुछ नए शब्द हैं जो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे नवमंडल है, उज्जवल है, आंगन, लज्जित और शिक्षा। ठीक है, चलो। बिना तेल का, बिन बाती का, दिन भर एक दीप जलता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, बिना तेल का, बिन बाती का, दिन भर एक दीप जलता है। आप सब लोगों को पता है दीप कैसे जलता है। ठीक है, दीप क्या होता है, उसमें तेल रहता है, उसमें बाती होता है, तभी तो वो हमें रोशनी देता है। अगर दीप में तेल ही नहीं है, बाती ही नहीं है, तो रोशनी कहां से देगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कवि हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि बिना तेल के और बिना बाती के एक ऐसा दीप है हम मनुष्यों के जीवन में, जो प्रतिदिन जलता रहता है बिना रुके, और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। ठीक है, और देखो, और जब दीप वो जलता है उससे पहले वो पश्चिम में जाके ढलता है। पश्चिम में कौन ढलता है, कुछ तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये किस बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पहला लाइन है, इसमें कवि हमारे क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि बिना तेल के और बिना बाती के हम मनुष्य के जीवन में ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा दीप प्रदान किया है जो जलता ही रहता है, जो निरंतर जलता है, जो कभी भी बुझता नहीं है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो पश्चिम में भी जाके ढल सकता है। ठीक है, नभमंडल में सूरज है वो, कण कण को उज्जवल करता है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब यहाँ पे ये पढ़ा था, वाक्य पश्चिम में जाकर ढलता है, आपको पता चल गया था पश्चिम में कौन ढलता है, सूरज ढलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, नभमंडल में सूरज है वो। ठीक है, जो हमारा नभमंडल है वहीं पर जो सूरज है, ठीक है, वही क्या करता है, सूरज निकलता है। तो जब सूरज निकलता है तो हर एक छोटी से छोटी चीज, एक कण कण पूरे हमारे संसार का क्या होता है, प्रकाशमय हो जाता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। और सूरज क्या करता है, सूरज कोई भी ऊंच नीच का भेद नहीं करता है। ठीक है, वो जितना अपना रोशनी जानवरों को देता है उतना ही हम मनुष्यों को भी देता है। ठीक है, जितना हम मनुष्यों को देता है उतने ही पेड़ पौधों को भी देता है। तो आप देख रहे हो, सूरज हम मनुष्य, हम चाहे मनुष्य हो, चाहे हम जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी हो, सूरज कभी भी भेदभाव नहीं करता अपना प्रकाश बांटने में। अंधकार सबका हरता है। ठीक है, अगर सूरज ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमारा पूरा जो जीवन है वो अंधकारमय हो जाएगा, हम हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन सूरज क्या करता है, सूरज जब निकलता है तो हमारे जीवन के सारे अंधकार को वो हर लेता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है, उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो, जो सूरज है जब निकलता है तो कितनी उसकी किरण चमकती हुई रहती है, हम सूरज को देख भी नहीं सकते, इतनी चमकीले किरणें होती हैं उसकी। ठीक है, नित नया सवेरा लाता है। आप सब लोग जानते हो, जब सूरज निकलता है और जब तक सूरज ढल नहीं जाता है, सूरज का एक ही काम है, हमें रोशनी प्रदान करना। ठीक है, नित नया सवेरा लाता है। हम मनुष्य के जीवन में, सारे पशु पक्षियों के जीवन में क्या करता है, सूरज हमेशा एक नया सवेरा लेकर आता है। जब सूरज अस्त होता है तो वो अगली सुबह फिर आएगा, एक नई खुशियां लेकर, एक नई उमंग लेकर आएगा हमारे जीवन में। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है अगर सूरज नहीं है। ठीक है, हम मनुष्य जी ही नहीं पाएंगे अगर सूरज की किरणें नहीं होंगी। इसीलिए जब भी सूरज की किरणें हम हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि हमें एक नई स्फूर्ति मिल गई है। ठीक है, तो इसीलिए कवि ने बिल्कुल सही बात बोला है कि हम मनुष्यों के तन मन और जीवन का नाता सूरज से बहुत ही गहरा है।
कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते, किरणों से नवजीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते। कमल आप सबको पता है, कमल कहाँ खिलता है? पानी में, कीचड़ में, ठीक है। तो जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है तो सारे पौधे क्या करते हैं? बहुत खुशी से झूम उठते हैं। ये देखो है ना, कमल पोखरों में हंसते हैं, कमल हंसते हैं, ठीक है। कमल के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? वो हंसने लगते हैं जैसे ही किरणें उन पर पड़ती हैं, क्योंकि उनको एक नई ताजगी मिली है। सूरज की किरणों से ही तो वो खाना बनाते हैं। अगर सूरज की किरणें नहीं होंगी तो पौधे क्या अपना खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे अपना खाना, ठीक है। मन में फूले नहीं समाते, इसीलिए तो वो खुश होते हैं, ठीक है। किरणों से नवजीवन पाकर पंछी नाच नाच गाते हैं। सूरज निकलता है तो पंछी क्या करते हैं? अपने घोंसलों को छोड़ के अपने खाने की तलाश में वो निकल पड़ते हैं। अगर सूरज ही नहीं होगा तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पंछी खूब नाचते हैं, खूब खुश होते हैं वो। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे लज्जित सा है ढलता सूरज नील गगन में। अच्छा, यहां तक जो है, यहां तक तो सूरज के बारे में हमने बात किया। फिर यहाँ पे क्या है देखो, एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में। आप सबको पता है हमारा देश भारत, हम लोग उनको भारत माँ कहते हैं, ठीक है। देखो, हमारे भारत माँ के गोद में, हमारे भारत माँ के आंगन में सूरज की तरह ही एक और दीप जलता है। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो हमने सूरज के बारे में पढ़ा, बट सूरज के साथ ही हमारे जीवन में भी, यानी भारत माँ के बच्चों के जीवन में भी, उनके आंगन में एक नया दीप जलता है। पर वो कौन सा दीप है? अभी तक तो सूरज हमने देखा, पर हमारे आंगन में ऐसा कौन सा दीप जलता है जिसके आगे लज्जित सा है ढलता सूरज नील गगन में? देखो, जब सूरज निकलता है ना तो उसकी जो रोशनी होती है बड़ी चमकीली होती है, लेकिन जब वो ढलता है तो क्या उसकी रोशनी वैसी रहती है? नहीं रहती है, ठीक है। उसके आगे जो वो सूरज की ढलती हुई किरणें हैं, जो दीप भारत माँ के आंगन में जलता है, उस दीप के आगे सूरज की भी रोशनी कम पड़ जाती है, सूरज भी लज्जित महसूस करता है। तब ऐसी क्या चीज है जो सूरज से भी बड़ी है और जो भारत माँ के आंगन में है? देखते हैं, आ जाओ। वो शिक्षा का एक दीप है जो दिन भर जला करता है। शिक्षा, ठीक है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। उस शिक्षा का एक दीप है, शिक्षा का वो दीप जो भारत माँ के हर बच्चे के घर के आंगन में जलता है, ठीक है। जो दिन रात जला करता है। सूरज सवेरे निकला, शाम को ढल गया, ठीक है। रात में क्या होता है? चंदा मामा आते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये शिक्षा है, ये तो चौबीसों घंटे जलता रहता है, ये कभी भी अस्त नहीं होता है, ना ही ये कभी थकता है। ये चौबीसों घंटे ये निरंतर काम करता रहता है। ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है, ठीक है। आप ज्ञान ही तो वो दीप है, ठीक है। आपने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन बिना ज्ञान की शिक्षा व्यर्थ है, ठीक है। अगर आपके पास ज्ञान है पर आपके पास शिक्षा है पर आपके पास ज्ञान नहीं है तो वो व्यर्थ है आपका, ठीक है। तो शिक्षा के साथ साथ ज्ञान का भी सदुपयोग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। घट घट में प्रकाश भरता है। मैंने ये क्यों कहा आपसे कि शिक्षा के साथ हमें ज्ञान का भी सही इस्तेमाल करना आना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसी से आप अपने घर में, और अगर आप अपने घर को शिक्षित रखोगे, ज्ञान का प्रकाश बांटोगे, तभी तो आप समाज को सुधार सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पंक्ति है, घट घट में प्रकाश भरता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये कविता लिखी है आपके लाला जगदलपुरी ने, ठीक है। तो इस कविता में इतना ही है। चलो आ जाओ, देख लेते हैं कुछ शब्दार्थ है नए जो हमने देखे हैं इस कविता में। नवमंडल, नवमंडल का मतलब आकाश है। आंगन में, देश में। उज्जवल, प्रकाशित। ढलता, अस्त होता। हरता है, दूर करता है। घट घट में, प्रत्येक अंग में। नित, सदा, प्रतिदिन, नाता, संबंध, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से आप पढ़ेंगे और सारा अभ्यास कार्य आप स्वयं पूर्ण करेंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मैं आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी एक नए पाठ या कविता के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय।